हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं बनवारी लाल शेखर जो आपको कक्षा 12 का ज्योग्राफी का पाठ प्रथम शुरू करने जा रहा हूँ, जो राजस्थान की जनसंख्या व राजस्थान की जनजातियाँ। कक्षा अपने 12 में, जो क्लास 12 है, उस कक्षा 12 में अपने अध्याय नंबर यानी कि 25 है, लेसन नंबर 25, जिसका नाम है राजस्थान की जनसंख्या व जनजातियां। अगर अपन देखें कक्षा 12 की दृष्टि से, तो हर वर्ष इसमें से कितने अंक का, यानी कि 4 अंक का, यानी कि पर्सन हर वर्ष यानी कि पर्सन पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि एग्जाम की दृष्टि से यह लेसन महत्वपूर्ण है। अपन पाठ का नाम है राजस्थान। अगर अपन राजस्थान के नाम से ही पढ़ा जाए आगे, ये अपनी जनसंख्या। इस पाठ में अपन पहले क्या करते हैं, राजस्थान की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अगले वाले पाठ में अपन क्या पढ़ेंगे, जनजातियां। तो सबसे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अपने किताब के अंतर्गत यही दिया हुआ है कि राजस्थान की जनसंख्या में जनजातियां, जनसंख्या। तो पहले अपन जनसंख्या का क्या पढ़ते हैं, परिचय। परिचय में क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय में, यानी एक निश्चित समय में राज्य में, एक निश्चित समय है, कोई राज्य है, उसमें रहने वाले जो भी समस्त मनुष्य हैं, क्या है, समस्त जो मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्य को क्या कहा जाता है, जनसंख्या। यहाँ पर आप एक अति लघुत्मक छोटा आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का अर्थ होता है कि किसी भी निश्चित समय, यानी कि एक निश्चित समय में राज्य में रहने वाले समस्त मनुष्य को वहां की क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। आगे वाली बात है कि जनसंख्या के बाद में है कि मानव क्या रहता है, पृथ्वी के ऊपर। तो मानव पृथ्वी के संसाधन का निर्माता है, वह उपभोक्ता है, यानी मनुष्य ही संसाधनों को बनाता है, वही उन संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। इसलिए अपनी जो भी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था का यानी कि प्रमुख जो केंद्र माना गया है, किसको माना गया है, मानव को। आपको यह एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि मनुष्य को केंद्र बिंदु क्यों माना गया है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसाधन का बनाता है, वही संसाधनों को क्या करता है, उपयोग में लेता है, इसलिए मनुष्य को केंद्र माना गया है। आगे है कि भारत में जो जनसंख्या है उसको किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो संघ सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया। बहुत बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि जनसंख्या, जनगणना, इनको कौन सी सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसको कौन सी सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। आगे अपनी बात करते हैं कि जो भी अपनी जनगणना होती है, जनगणना का मतलब है हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना। तो जो अपनी जनगणना होती है वह हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2011 की अगर अपन बात करें जनगणना की, तो जनगणना 2011 की अगर जनगणना की बात करें, अगर 2011 या 21वीं सदी की अगर जनगणना की बात करें तो दूसरी जनगणना होगी। और अगर अपन देश आजाद होने के अगर बाद की बात करते हैं तो कौन सी जनगणना होगी, अपनी 7वीं जनगणना होगी। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जनसंख्या किसे कहते हैं, एक निश्चित समय के अंतर्गत, एक निश्चित जो समय अपना, इस निश्चित समय के अंतर्गत एक निश्चित राज्य में रहने वाले जो भी अपने समस्त मनुष्य हैं उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। जो अपनी मानव है, मानव यानी कि पृथ्वी के संसाधनों को बनाता है, वही उनका उपभोक्ता है, वही इनको क्या करता है, उपयोग में लेता है। इसीलिए संपूर्ण जो अपनी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, मानव को माना गया है।
आगे वाला इसमें एक बात पूछती है कि संघ सूची समृद्धि सूची को दो से नाम आते हैं, तो भारत में जो जनसंख्या है कौन सी सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? संघ सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। जो भी अपनी जनगणना होती है वह 10 वर्ष के अंतराल के ऊपर होती है। 2011 की बात करें जनगणना की, तो जनगणना आपकी दूसरी जनगणना होगी। देश आजाद होने के बाद की बात करें तो 7वीं जनगणना। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न 2-3 प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनगणना कौन सी सूची का विषय है, 2011 की जनगणना कौन सी है, और अगर देश आजाद होने के बाद की जनगणना कौन सी है। ये 3% 4% बन रही परिचय के अंतर्गत। आगे वाला पॉइंट अपन लेते हैं राजस्थान के जनसंख्या की विशेषता। यहाँ पर प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, अपनी जो राजस्थान की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या की विशेषता बताइए। कोई चार विशेषता इसके अंतर्गत यानी कि आपको पूछ सकता है। तो पहली विशेषता की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में जो राजस्थान है, भारत में राजस्थान है, राजस्थान को देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? 8वां स्थान। राजस्थान की पहली विशेषता क्या आती है कि भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि पहला स्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? 8वां स्थान आता है। आगे वाली विशेषता की बात करते हैं कि भारत राजस्थान का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो क्षेत्रफल कहाँ काम आता है? क्षेत्रफल चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का हो, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जनसंख्या का जो घनत्व निकाला जाता है, जनसंख्या का क्या निकालते हैं? घनत्व है, उसके अंतर्गत क्षेत्रफल का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपनी जो कुल जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या के अंतर्गत क्षेत्रफल का क्या देते हैं? भाग, इसलिए यानी कि क्षेत्रफल। तो राजस्थान का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है? 10.41% यानी कि पाया जाता है। जो कुल अपनी जो जनसंख्या यानी कि जो अपनी यानी कि कुल जनसंख्या का कितना? कुल जनसंख्या का यानी कि 5.66 यानी कि कुल जनसंख्या का 5.66% यानी कि भाग पाया जाता है। आगे वाली बात आती है जनसंख्या घनत्व। प्रश्न अभी उठ रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले, यानी प्रति अपना जो वर्ग किलोमीटर है, इस प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत बसने वाले व्यक्तियों की औसत जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कितना अपना जनसंख्या घनत्व है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व। आगे वाला पॉइंट आता है कि 2001 से 2011 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 2001 से 2011 यानी कि अपनी जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या की जो दशकीय का मतलब 10 वर्ष वृद्धि दर 21.31 यानी प्रतिशत रही है। परीक्षा के अंतर्गत बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वह कितनी रही है? तो कितनी रही है? 21.31% रही है। यानी कि जनसंख्या की जो अपनी दशकीय वृद्धि दर है 21.31% रही है। अगर अपन एक बात और करें पीछे, इसमें से छोटे 2 प्रश्न और बनते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? कितनी जनसंख्या में से कुल कितना प्रतिशत है? आगे वाला जनसंख्या घनत्व कितना है? उसके आगे वाला प्रश्न बनता है कि 2001 से 2011 के बीच राजस्थान की जो जनसंख्या की जो दशकीय जो वृद्धि दर है वह कितनी रही है? 21.31% रही है। आगे वाला प्रश्न है, आगे वाला पॉइंट है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कौन सी जिले की रही है? बाड़मेर जिले की रही है। कितनी रही है? 32.50%। यानी कि अपने राजस्थान में बात करें कि जनसंख्या की सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वह कौन से जिले की रही है? बाड़मेर जिले की रही है 32.50%। तो यहाँ एक और प्रश्न पूछता है
कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा श्री गंगानगर है, जिसकी रही है यानी कि कितनी रही है 10.00% रही है। अगर राजस्थान की जनसंख्या की 4 विशेषता पूछते हैं तो आपको इसमें सिंपल सी बात है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि आपका पहला स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आपका 8वां स्थान है। जनसंख्या की अगर घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल का तो 10.41% यानी कि भाग इसका पाया जाता है। 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या की जो दशक की जो वृद्धि दर है वह कितनी रही है 21.31% रही है। आगे वाला है कि सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर जिला है 32.50% रहा है। न्यूनतम श्री गंगानगर का है 10% या 10.00% रही है। ये आपकी आती है राजस्थान की विशेषता। इनके अलावा अगर और अपनी विशेषताओं की अगर अपन बात करते हैं, इनके अलावा और कौन सी जनसंख्या की विशेषता है मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान की जो जनसंख्या का जो वितरण है वह असमान है। कैसे जनसंख्या का असमान वितरण है, आगे वाले पॉइंट में अपन पढ़ेंगे कि जनसंख्या का असमान वितरण। आगे वाली जो विशेषता की बात करते हैं अपन वह है कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे यानी कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है वह कितनी रही है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी रही है 928। अगर अपन बात करें राजस्थान और भारत की दोनों की अगर अपन तुलनाओं की अगर अपन बात करते हैं कि राज्य में लिंगानुपात तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 928 स्त्रियां हैं, जबकि देश में अगर लिंगानुपात की बात करें तो कितना है 943 यानी कितना है 12 कम है 13। अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में लिंगानुपात कहीं पर राजस्थान में लिंगानुपात 943 है, कहीं पर लिंगानुपात दिया हुआ है 940 यानी कहाँ दिया हुआ है राज्य में लिंगानुपात अगर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे की बात करते हैं कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या कितनी है 928। अब की बार जो बुक्स आई है उसके अंतर्गत क्या है कि राजस्थान में जो लिंगानुपात 928 दिया हुआ है, लेकिन भारत का जो लिंगानुपात या देश का जो लिंगानुपात है अपनी वाली बुक के अंतर्गत कहीं पर बुक 943 दिया हुआ है। कौन सी किताब में अब की बार जो सबकी किताब आई है उसके अंतर्गत दिया हुआ है पेज नंबर 242 के ऊपर 282 नंबर पेज के ऊपर ये बात दी गई है। पॉइंट नंबर अपनी जनसंख्या की बात करें तो 7वां जो पॉइंट है उसके अंतर्गत दिया हुआ है। इससे पहले वाली जो बुक है उसके अंतर्गत दिया हुआ है 940 यानी कहने का अर्थ है 12 कम। ठीक है, आगे वाली अगर जनसंख्या की विशेषता की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में जो 20वीं जो शताब्दी थी उसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अपन बात करते हैं कि जनसंख्या की बढ़ने की अगर अपन बढ़ने के बारे में अगर देखा होगा कि 2001 से 2011 के अंतर्गत जो दशक के जो वृद्धि दर की बात की थी कि कितनी वृद्धि दर रही है तो 21.31% रही है। तो अपनी इसी के आधार पर प्रश्न आगे वाला है कि राजस्थान में जब 20वीं सदी के अंतर्गत जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, अगर इसी आधार पर अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो 50 वर्षों में जनसंख्या 1.5 गुना हो जाएगी और आगे आने वाले 50 वर्षों के अंतर्गत जनसंख्या कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी यानी 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो अपनी बात करते हैं किस आधार पर बात की है 2001 से 2011 के बीच में जो बढ़ने वाली जो दशकीय वृद्धि की जो बात की है 21.31% के आधार पर। आगे वाली विशेषता का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में साक्षरता का जो प्रतिशत है 66.10 है। राजस्थान में अगर साक्षरता की बात करते हैं तो 66.10% है। सर्वाधिक अगर बात करें तो कोटा जिले का है कितना प्रतिशत है 76 यानी 76.60 सर्वाधिक है। न्यूनतम अगर अपन जिले की बात करते हैं तो जालौर जिले का है जो अपना है 54.90%। अगर अपन लिखना भी चाहें इस बात को तो लिख लेना। आगे वाला मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं जनसंख्या वितरण की कि जनसंख्या वितरण क्या है। यहां एक विशेषता में पॉइंट रहता बिंदु रहता कि जनसंख्या का असमान वितरण। मैंने लिखा है जनसंख्या का वितरण, तो जनसंख्या का वितरण का मतलब ये होता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। जैसे आप लोगों के एक उदाहरण के द्वारा इस बात को मैं समझाऊं कि जैसे
ये आपका एक घर है, ये आपका क्या है, घर। इस घर में अगर मान लीजिए 5 मकान है, रहने वाले व्यक्ति 10 है, तो आप इस 3 मकान में, एक मकान में कितने रहते हैं, दूसरे मकान में कितने, तीसरे में कितने रहते हो, ये आपका वितरण है। यानी किस रूम में, किस मकान में कितनी जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं, यही आपका वितरण है, यानी आपका फैलाव किस तरह का है। तो मैंने ये बताया कि इससे आज से यह होता है कि किस क्षेत्र में कितने लोगों की संख्या निवास करती है। और अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो जनसंख्या का जो वितरण है वो आपका क्या है, असमान वितरण है। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं पर जनसंख्या कम है। मैं इस बात को एक विद्वान के द्वारा सिद्ध करने जा रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं मौखिक रूप में आपको बताने जा रहा हूं। एक विद्वान का नाम था जारजबी क्रेशी का खतर। जारजबी क्रेशी क्या कहता है कि अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। ये जारजबी क्रेशी का कथन है। जारजबी क्रेशी कहता है कि अधिक जहां पर, जैसे मान लीजिए आपका ये खेत है, इस खेत में एक व्यक्ति रह रहा है और एक इतना है जिसमें 10 व्यक्ति रह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कम स्थान पर अधिक लोग, अधिक स्थान पर कम लोग निवास करते हैं। दूसरी इस बात को मैं और उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं कि 90% जनसंख्या 10% भाग पर ही निवास करती है। 90% जनसंख्या 10% और 10% जनसंख्या 90% भाग पर। तो यह आपका जनसंख्या का क्या है, असमान वितरण। यानी कि वितरण क्या नहीं है आपका, यानी कि यह वितरण आपका समान नहीं है। आगे वाले में अगर पॉइंट की बात करता हूं कि जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो मैं आपको इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, 2 समय अंतरालों के बीच में, 2 समय अंतरालों या 2 समय अंतराल, 2 समय अंतरालों के बीच में हुए परिवर्तन। दूसरी भाषा में अपन इसको कह सकते हैं बदलाव, इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2 समय अंतरालों के बीच में होने वाले परिवर्तन, बदलाव को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। यानी 2 समय अंतरालों के बीच में होने वाले परिवर्तन, बदलाव को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। इस जनसंख्या वृद्धि से थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं, विकास को। कई बार लोग क्या कहते हैं, वृद्धि बढ़ाता है, विकास आता है, दोनों को एक समझते हैं, लेकिन मैं दोनों में अंतर आपको बता देता हूं। वृद्धि तो क्या होता है, सिर्फ बदलाव होता है, चाहे आपका बदलाव धनात्मक हो चाहे आपका बदलाव ऋणात्मक हो। विकास क्या होता है कि धनात्मक ही परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या, व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि व्यक्ति में अगर गुणात्मक परिवर्तन होता है तब ही क्या होगा उसमें, विकास। यानी वृद्धि और विकास में दोनों में सीधा सा अंतर यही है कि वृद्धि परिवर्तन दिखाता है, लेकिन किसको दिखाता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को दिखाता है। विकास क्या करता है, सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन को अर्थात सकारात्मक परिवर्तन को दिखाता है। अब अपने वाले पॉइंट में चलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि 2 समय अंतरालों के बीच में होने वाले परिवर्तन, बदलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आगे बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वह जनसंख्या वृद्धि या तो घटती है या जनसंख्या क्या करती है, बढ़ जाती है। घटती किस कारण से है, किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण। यानी कोई भी अगर प्राकृतिक प्रकोप आया है, उस प्राकृतिक प्रकोप के कारण क्या करेगी, जनसंख्या घटेगी। यानी कौन सी वृद्धि हो जाएगी, ऋणात्मक यानी कि वृद्धि हो जाएगी। अब आगे वाली अपन बात करते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि है वह कितने कारकों पर, 3 कारकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि कितने कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है जन्म दर, दूसरा आपका है मृत्यु दर, तीसरा आपका है प्रवास। अब तीनों पॉइंट को मैं समझा रहा हूं कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है। ये 3 कारण कौन से, ये 3 कारण जनसंख्या की समीकरण को बदल देते हैं। समीकरण को कैसे बदलते हैं,
अगर आप में, देश में, परिवार में, समाज में अगर बच्चों की जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अगर ज्यादा, अगर जन्म ज्यादा ले लिया तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उसी परिवार में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक वृद्धि। प्रवास, व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर अगर जाता है तो पहले वाले स्थान पर जनसंख्या ऋणात्मक, दूसरे वाले पर जनसंख्या धनात्मक। कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या की जो समीकरण है वह समीकरण कितने कारकों पर निवास करती है, 3 कारकों पर निवास करती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक सूत्र निकालते हैं जनसंख्या वृद्धि का, कि जनसंख्या वृद्धि को किस सूत्र से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कुल जन्म कुल मृत्यु प्लस प्रवास। अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए कुल जन्म मृत्यु प्रवास, मैं कहता हूं कि व्यक्ति कुल जन्म लिए 100, 10 मर गए, 20 चले गए, कितने हुए, 80। तो कहने का मतलब क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि का क्या निकालते हैं, सूत्र। यानी ये जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने की क्या है, समीकरण, कुल जन्म मृत्यु प्लस प्रवास। समझ में आ गया। आगे वाली अपन बात करते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसको कितने कालों में बांटा गया। अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की, अगर जनसंख्या वृद्धि में जो प्रश्न पूछे जाने वाला है वह जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किन कारकों पर निर्भर होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास। आपको अगर अर्थ पूछे कि प्रवास क्या होता है, प्रवास का मतलब होता है व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास कहलाता है। जन्म दर, मृत्यु दर, अगर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बच्चे जन्म ज्यादा लेने वाले, धनात्मक वृद्धि, बढ़ रही ज्यादा यानी मर रही ज्यादा, तो कौन सी, ऋणात्मक यानी कि प्राकृतिक वृद्धि। तो ये अपन क्या करते हैं, 3 कारक हैं और ये 3 कारक जनसंख्या की समीकरण को बदल देते हैं। जैसे आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि 100 बच्चे, कुल जनसंख्या 100 है, जन्म लिया फिर मर गए, फिर नहीं उतरा है आपका 80। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 3 कारक जनसंख्या की समीकरण को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। यह आपका जनसंख्या वृद्धि का बिंदु पूरा। आगे वाली बात करते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि है इसको कितने कालों में बांटा गया है। यानी जनसंख्या की जो वृद्धि का जो काल है, इस काल को कितने भागों के अंतर्गत यानी किसको बांटा गया है। अगर अपन जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के काल कितने कालों के अंतर्गत बांटा गया है, तो सबसे पहले वाला जो काल है इस काल को बोलते हैं धीमा जनसंख्या वृद्धि काल। कौन सा काल बोलते हैं, धीमा जनसंख्या वृद्धि काल बोलते हैं। 1901 से लेकर 1941 तक के काल को धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल बोलते हैं। परीक्षा में आपको पूछ लिया कि 1901 से 1941 तक के काल को क्या कहा जाता है, तो धीमा जनसंख्या वृद्धि काल। आपको यह भी पूछ लिया कि धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल कौन से किसको कहा जाता है, तो सन 1901 से लेकर 1941। अब बात आती है कि 1901 से लेकर 1941 तक के काल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस काल में क्या हुआ है, इस काल में अकाल, इस काल में महामारी, इस काल में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या पड़ा, इस काल में अकाल, इसमें महामारी, इसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, इसलिए इस काल को बोलते हैं जनसंख्या धीमा वृद्धि काल। आपको परीक्षा में पूछा जाए कि धीमा जनसंख्या वृद्धि काल क्या है, तो सन 1900 इसको लिखना कैसे है,
इस धीमा जनसंख्या वृद्धि काल सन 1901 से लेकर सन 1941 तक के समय को यानी कि क्या जनसंख्या धीमा वृद्धि काल कहा जाता है। इस अवधि में अकाल, महामारी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ पर जनसंख्या धीमी गति से क्या हुई, बढ़ी। यानी कि सन 1901 से लेकर 1941 तक के काल में धीमा जनसंख्या वृद्धि काल, अकाल, महामारी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। दूसरा आपका करते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, यानी कि मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, जिसको यानी कि कहते हैं सन 1941 से लेकर सन 1971 के समय को क्या कहा जाता है, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, यानी मध्यम यानी कि बीच का, सन 1941 से लेकर सन 1971 तक को। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, इसमें जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर घटी। मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, धीमा, दोनों में आपको अंतर समझना थोड़ा सा कि जनसंख्या, इसमें धीमा जनसंख्या वृद्धि काल में क्या था, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। मध्यम 1941 से 1971 में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर घटा। क्यों घटा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने लगी। कौन से काल में, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल में। इसलिए इस अवधि में, कौन से अवधि में, 1941 से लेकर 1971 की अवधि में सिंचित क्षेत्र यानी कि जो अपने कृषि का जो क्षेत्र है, सिंचित यानी कि कृषि की अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ। योजनाबंद यानी कि योजनाएं बनने लगी। अगर योजना का नाम आता है कि योजनाबंद क्या है, योजना का नाम आते हैं आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 5 वर्ष के लिए बनाई जाने वाली योजना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो योजनाबंद आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार के कारण इस काल में जनसंख्या मध्यम गति से बढ़ी। आपको अगर बात करें कि जनसंख्या में धीमा जनसंख्या वृद्धि काल, तो धीमा जनसंख्या वृद्धि काल में 1901 से लेकर 1941 तक का जो काल है, इसके अंतर्गत इसको काल को कहा जाता है यानी अकाल, महामारी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का यानी कि अभाव। मध्यम 1941 से लेकर यानी कि 1971 के जो काल है, इसको कहा जाता है मध्यम काल। इस काल में क्या हुआ है, यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का यानी किसी अंतर्गत क्या हुआ है, सुधार। अब आगे वाला जो पॉइंट है, आगे वाले वीडियो पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत, आगे वाले पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत अपन आगे वाला अपन चैप्टर, इसी चैप्टर का अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।